ये पॉलिटिक्स में जाना आपका शौक बना या आपने कहीं कुछ किसी के साथ गलत होते हुए देखा तो आपने सोचा कि शायद आप पावर में आके उस चीज का भला कर सको? राजनीति में मुझे एक लीडर बनने का मिलता है तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर ट्रॉमा सेंटर को तो कम से कम ऐसा दुरुस्त करूंगी कि अपन एक्सीडेंट के जो केस बचने लायक हो वो बचे ही बचे। वो बच्चा बच सकता था लेकिन उनमें से एक बच्चा चला गया। वो जो पीरियड पेन है उसको एकदम नॉर्मल पेन समझती है, वो इन फ्यूचर जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। पीरियड्स के अंदर पेन अगर शुरू के 3 दिन में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान वो एक अलग ही तरीके के चिंता से गुजरती है। वो लक्षण पहले बताना ही शुरू नहीं करती। हाँ। सिर्फ एक कहानी लेके आती है कि मेरे परिवार में ऐसे, मेरे परिवार। मैम, अगर आपको एक ऐसा मैसेज देने की छूट हो कि आप एक ऐसा मैसेज हर महिला तक पहुंचा सकती हो तो वो क्या होगा? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं। उसमें हमारा साथ देंगे डॉक्टर रजनी कावड़िया जी। नमस्कार जी। ये एक गायनो स्पेशलिस्ट हैं और ये सिर्फ इलाज नहीं करती, ये महिलाओं को उनके हेल्थ के प्रति जागरूक भी करती है। तो आज का ये इंटरव्यू सिर्फ संवाद नहीं, एक ऐसी सोच है जो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जी मैम, शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल की। तो आप एज ए मदर हमें ये बताइए कि आज भी इंडियन मदर्स अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी रखती है? कुछ हद तक, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। ये उनकी परवरिश ही इसी माहौल में होती है। ये हमारे समाज की संरचना ही इसी तरीके की है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल को, अपने हस्बैंड की देखभाल को, बड़े बुजुर्ग जो घर में है उनकी देखभाल को प्रायोरिटी पे रखती हैं। दूसरी चीज, अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं समाज के बड़े बुजुर्गों पे, तो वो संकोचवश काफी तकलीफें अपनी छुपा करके भी रखती हैं। तीसरी चीज होती है, समय का अभाव होता है उनके पास में, क्योंकि जैसे गांव की महिलाओं, ग्रामीण परिवेश में अपन महिलाओं को देखते हैं तो उनके जानवरों का काम भी रहता है, घर का काम भी रहता है। जो लड़कियां प्रोफेशन में होती हैं उनको घर भी बैलेंस करके चलना पड़ता है, अपनी नौकरी को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि चाहे महिलाएं ग्रामीण परिवेश से हों, चाहे वो शहर की हों, कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी नहीं देती है। तो मैम, आप गायनो स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे एक थोड़ा निजी सवाल पूछूंगा। जैसे आजकल की जो जनरेशन की लड़कियां आ रही है वो जो पीरियड पेन है उसको एकदम नॉर्मल पेन समझती है, वो इन फ्यूचर जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है? देखिए, पीरियड्स के अंदर पेन अगर शुरू के 3 दिन में होता है, माइल्ड से मीडियम कैटेगरी, मतलब उसकी डिग्री समझ लो आप, और अगर पेन किलर लेने से ठीक हो जाता है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेन सीवियर हो, 3 दिन से ज्यादा रहता हो और पीरियड की अनियमितता के साथ में होता है तो उसको अवश्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो इसको नजरअंदाज करती है तो आगे चल करके इसकी वजह से क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है। पूरे पेल्विस वाले एरिया के अंदर सूजन आ सकती है, वहां पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और उसकी वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उसकी जो ट्यूब्स होती हैं यूट्रस की, वो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो आगे जाके इनफर्टिलिटी उसको हो सकती है। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपने बचपन में नजरअंदाज किया था, आगे जाकर के शादी होने के बाद में बच्चियां हमारे पास में आती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण वो उस समय अगर सोल्व कर दिया जाता तो आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती। जैसे मैम बात चली प्रेगनेंसी की, तो मैम प्रेगनेंसी के दौरान एक लड़की का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक स्ट्रगल होता है, हार्मोनल उसके बदलाव आते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। शारीरिक स्ट्रगल में देखो तो उसमें काफी हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी बदलाव आते हैं, पैरों में सूजन रहती है, पीठ में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी रहती है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है। मानसिक रूप से उसके ऊपर परिवार वालों का दबाव होता है, बड़े बुजुर्ग, लड़का होगी, लड़का लड़की होगा। दूसरा, उसको बिल्कुल मतलब अनजाने दर्द से आके गुजरना होता है, तो
उसको एक मेंटल स्ट्रेस रहता है, क्या होगा, मैं सुरक्षित रहूंगी कि नहीं, मेरा बच्चा सही हो पाएगा कि नहीं, इस तरीके के कई स्ट्रेस। और लास्ट के अंदर जो टर्म प्रेगनेंसी आ जाती है, उस समय तो उसका उठना बैठना मुश्किल, सांस फूलना, चलना भी मुश्किल, बार बार यूरिन लगने की प्रॉब्लम, और एक अनिश्चित दर्द, मतलब उसके दिमाग में हमेशा एक अनिश्चितता का वो चिंता रहती है कि क्या होगा, कंफ्यूजन रहता है पूरा। कंफ्यूजन रहता है पूरा। तो मैम आप खुद एज ए महिला होके हमें ये बताइए कि आप अपनी घर की जिम्मेदारी और अपनी जो हेल्थ है उन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलती है? बिल्कुल, एक स्वस्थ महिला जब होगी तभी वो एक सशक्त समाज और सशक्त परिवार का निर्माण कर पाएगी। इसलिए सबसे पहले हर महिला को स्वस्थ रहना जरूरी है। परिवार की जिम्मेदारी आप निभाइए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालिए। बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 दिन में 4 दिन ओनली 30 मिनट्स अपने लिए रखिए। उन 30 मिनट्स में आपको 25 मिनट एक्सरसाइज में देने हैं, जिसमें आप वॉक करेंगे, कोई गाना लगा लो और अपना अच्छा मनोरंजन करो, वॉक करो, योगा करो। 5 मिनट प्राणायाम करें, और 5 मिनट आपने पूरे हफ्ते भर में क्या खाया पूरे दिन का अपने दिमाग में लें कि आपने पानी 2.5 से 3 लीटर आप पानी पी रही हैं। प्रोटीन डाइट, आप एक बैलेंस डाइट ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम से कम 60 मिलीग्राम हर लड़की को अपने प्रोटीन इन्वॉल्व करने चाहिए, जिसमें मूंगफली आ जाती है, दालें आ जाती हैं, बीज आ जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स, आजकल तो खूब सारे पंपकिन सीड्स खूब आते हैं, फ्लैक्स सीड्स आते हैं। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तीसरी, आप दिमाग में ये सोचिए कि मेरे को पिछले हफ्ते में क्या पीरियड से संबंधित पेन तो नहीं हुआ था, कोई मुझे चिड़चिड़ापन या कोई एंजाइटी तो नहीं हुई थी। अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी आपको अवेयर रहना जरूरी है। तो अगर ये 30 मिनट हफ्ते में 4 दिन अपने लिए देंगी, सोचेंगी, तो आप निश्चय स्वस्थ रहेंगी। और अगर स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार खुशहाल रहेगा। आप अगर बीमार होती हैं तो आपकी परिवार की ऊर्जा भी कम होती है। तो मैम जैसे कि कोई महिला वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी के समय उसके हस्बैंड का और उसके फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? बहुत रोल रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान वो एक अलग ही तरीके के चिंता से गुजरती है। अगर उसको भावनात्मक बूस्ट कर दिया जाता है परिवार से और हस्बैंड से, तो देखने में आया है कि इसके जो मेडिकल रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो भी बिल्कुल अलग आते हैं। इससे जो डिलीवरी के टाइम तो उसकी जो प्रेगनेंसी सामान्य तरीके से निकलती है, डिलीवरी बहुत सुरक्षित होती है। डिलीवरी होने के बाद में जैसे आजकल पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, तो उससे आपको मतलब होगा ही नहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर हस्बैंड और उसकी फैमिली साथ है तो पहली बात तो होगा ही नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग में उसको मदद मिलती है, कोई भी तरीके का ट्रॉमा है उससे निकलने में उसको बहुत आसानी होती है। तो ये एक मेडिकल इवेंट नहीं है प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, ये एक तरीके की भावनात्मक घटना है, जिसको एक मतलब एक ट्रॉमा टाइप समझ लो आप। एक ट्रॉमा है जिसको आप एक पॉजिटिव यादगार बना सकते हो अगर हस्बैंड और फैमिली उसके साथ है तो। यानी घर वालों का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैम आप एज ए डॉक्टर आपने कभी ये महसूस किया है कि पेशेंट को डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छे लिसनर की जरूरत है? बिल्कुल। अगर कई बार देखने में आता है कि पेशेंट जो है ना सिर्फ अपने लक्षण नहीं लेके आती है बीमारी, वो लक्षण पहले बताना ही शुरू नहीं करती। हाँ। सिर्फ एक कहानी लेके आती है कि मेरे परिवार में ऐसे, मेरे परिवार। आप अगर उसको डिस्टर्ब करके आप बीमारी बताइए तो वो एक जो आपके डॉक्टर और उसका पेशेंट का जो एक रिलेशन होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, हाँ। वो लूज कर देती है। अगर आप उसको अच्छे से सुनते हैं 2 मिनट 4 मिनट, तो वो बाद में धीरे धीरे करके अपनी बीमारी बताएगी, क्योंकि उसके जरूरी नहीं है सिर्फ बीमारी के ही लक्षण हो, उसके ऊपर परिवार का दबाव भी हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। जो आप उसकी बातें सुनेंगे तो आप उससे निकाल लेंगे और उसको सहारा देंगे उस चीज को सुनने के बाद में। और दूसरी चीज, वो आप जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, वो बहुत अच्छे से लेगी, एक विश्वास के साथ लेगी और जल्दी ठीक होगी। यानी बात करने से भरोसा बढ़ता है। भरोसा बढ़ता है। तो मैम एक औरत को साल में ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो करवाने जरूरी ही है? हर महिला को सभी टेस्ट कराने जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है क्या उसकी एज है, क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री है, क्या लाइफस्टाइल है, इन सब पे उसका डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आप बात करते हैं, हम एक युवा अवस्था वाली महिला जिसकी शादी हो गई है, तो ईयरली उसको अपना हीमोग्लोबिन चेकअप जरूर करना चाहिए। बीपी है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, अगर उसको हड्डियों में दर्द होता है, झंझनाहट वगैरह जैसे कुछ लक्षण होते हैं, तो B12, विटामिन डी, ये भी चेकअप सालाना करा लेने चाहिए। इसके साथ में
कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कुछ बीमार सरकार ने भी बताए हैं, जो स्क्रीनिंग के लिए होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये इसके दोनों के ही स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। उन स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर 3 साल से पेप्समियर कराया जाए, वो सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। आप पहले ही डिटेक्ट 10 से 15 साल पहले डिटेक्ट कर लोगे कि इसको सर्वाइकल कैंसर होने वाला है, तो आप उसका टाइम पर इलाज ले लोगे और उससे बच जाओगे। दूसरा ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर है, उसको सालाना डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। 2 से 3 साल के इंटरवल के ऊपर हर 40 साल के बाद में हर महिला को 3 साल के इंटरवल पे मेमोग्राफी करानी चाहिए। यानी ये टेस्ट तो, ये दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये बहुत जरूरी है। तो मैम अगर कोई किसी की नई शादी हुई है, तो अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले कपल को क्या प्रिपेयर करना जरूरी है? सबसे पहले अपने आप को मेडिकली फिट करो। तो मेडिकल टेस्ट जो फीमेल को कराना चाहिए वो सीबीसी है, थायराइड है, उसका बीपी है, शुगर है, ये सब चेकअप करा ले। और जो मेल है उसको उससे पहले अपना बीपी है, डायबिटीज है, ये सब कंट्रोल में कर लेना चाहिए। अगर उसको है तो वो भी टेस्ट करा ले। फिर उसके बाद में कुछ मेडिसिन हैं, उनको रिव्यू करा ले। जैसे किसी महिला को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चलती हैं, किसी को आइसोट्रेटिनोइड चल रही है, किसी को बीपी की चल रही है। तो ये कुछ ड्रग्स इनमें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, वो नहीं दी जा सकती हैं, वर्जित होती हैं। तो वैसी ड्रग्स को डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलकर के और चेंज करानी जरूरी होती है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। इसके साथ में उसको भावनात्मक रूप से भी तैयार होना होता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आपकी फैमिली में हेल्प करने वाले उस दौरान में है कि नहीं है, वो एडजस्टमेंट कर लो पहले से। अपना फाइनेंशियली पहले सोच लो सब कुछ, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि एक अच्छी प्रेगनेंसी प्लानिंग से बेहतर बनती है। तो मैम जैसे एक लड़की है, वो माँ बनने की स्टेज से कुछ देर पहले बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, तो आप उनको कैसे शांत करते हो? क्या शब्द बोलते हो उनको आप? यानी डिलीवरी से पहले? डिलीवरी से पहले बिल्कुल, ये डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता, फर्स्ट टाइम इससे गुजर रही होती है कि कितना दर्द होगा। तो हम इसमें भावनात्मक रूप से उसका सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल तो वैसे बहुत सारे मेजर्स हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लग जाता है, लेकिन मैं इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को होते होते सिजेरियन की तरफ ले जाता है। क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस अगर टाइमली नहीं होगी तो वो बच्चा घुटने लग जाएगा और पेट में ही मेकोनियम या लैट्रिन कर देगा। तो बेटर है कि आप नेचुरल पे चलने दो उसको और उसको सपोर्ट दो। पेशेंट को पूछो आप गर्भ में किस पे सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं, जो आपके पास रहे उसको उसके पास में खड़ा करो और उसको बोलो हम सब आपके साथ हैं और ये दर्द बहुत भयंकर नहीं होंगे, बहुत कम कम दर्द होंगे। आप अपनी सांसों पे ध्यान दो, लंबी सांसें लो और सांसों पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान मत दो। जैसे जैसे आपके दर्द बढ़ेंगे बच्चा आपकी गोद में आएगा, ये समझोगे आपका बच्चा आपके नजदीक आ रहा है। बीच बीच में उसको प्रमोट करते रहो, बहुत बूस्ट करो कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि एनकरेजमेंट जब किसी को किया जाता है तो ऑक्सीटोसिन लेवल अपने आप इंक्रीज होता है और डिलीवरी अपने आप स्मूथ होती जाती है। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो मैम आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के क्या निशानियां हैं हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में? एक हेल्दी वुमेन, एक मजबूत वुमेन वो है जिसके मेडिकल टेस्ट सबसे पहले एकदम सही हों, उसमें हीमोग्लोबिन अच्छा हो और उसके कोई ब्लड शुगर वगैरह कुछ डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, उसको थायराइड नहीं है। थायराइड है अगर तो टेबलेट लेने के बाद वो कंट्रोल में है, लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब नॉर्मल है, स्लिम नहीं फिट है, वो बैलेंस डाइट लेती है, कोई भी तकलीफ उसको होती है तो वो उसको घर वालों को बताती है, उनको दबाती नहीं है, डॉक्टर से सलाह लेती है और काम का लोड अगर बहुत ज्यादा होता है तो वो मना करती है और रेस्ट भी लेती है और मदद के लिए भी कहती है। वो मेरे हिसाब से वो महिला स्वस्थ है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैम आप आज की जो लड़कियां हैं, जो आ रही जनरेशन की लड़कियां हैं, उनको आप वुमेन हेल्थ के बारे में सबसे पहले क्या सिखाएंगे? आज की लड़कियों को वुमेन हेल्थ के लिए यही है कि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है और आपका स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप में आत्मविश्वास जगेगा, आप में निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, आपका करियर आगे बढ़ेगा,
आप स्वस्थ नहीं होंगी, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगी, तो क्या तो आप करियर के बारे में सोचेंगी। बिल्कुल। इसलिए आप रूटीन में जो जांचें होती हैं वो हर साल कराएं, हर चीज प्लानिंग से करें। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कब हमें शादी विवाह करना है, कब हमें बच्चे प्लान करने हैं। ये भी हेल्थ में मैं जहां तक सोचती हूँ अपनी हेल्थ में इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज लेट मैरिजेस और लेट बच्चे करने की वजह से अबनॉर्मल कॉन्जेनेटली अबनॉर्मल बेबीज भी बहुत होने लग गए हैं। तो ये चीजें भी हेल्थ में साथ में शामिल होनी चाहिए, खुद के स्वास्थ्य के साथ में, ये एज के साथ होना चाहिए। मैम, कोई एक ऐसी हैबिट बताइए जो हर महिला आज से शुरू करे और उससे उसका जीवन स्वस्थ रहेगा। जैसे मैंने बताया अभी पहले थोड़े कि हर महिला 30 मिनट अपने आप को दे घर। हाँ। डेली 30 मिनट देती है वो अपने आप को, जिसमें 25 मिनट उसके वॉक के हों या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के हों, 5 मिनट प्राणायाम के हों और 5 मिनट खुद के लिए सोचने के हों। शांति से बैठ के मोबाइल को दूर रख के और अपने लिए सोचे कि मैंने आज क्या खाया, कितना पानी पिया और कहाँ कमी रह गई, क्या मुझे पूरे दिन में कोई ऐसा अनइजीनेस तो नहीं लगी। तो वो टाइम से अपनी चीज को पहचान पाएगी, समय से अपनी तकलीफ को घर वालों को बता पाएगी और डॉक्टर को दिखा पाएगी। मैम, अगर आपको एक ऐसा मैसेज देने की छूट हो कि आप एक ऐसा मैसेज हर महिला तक पहुंचा सकती हो, तो वो क्या होगा? यही मैसेज होगा कि महिला का स्वस्थ होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो परिवार सशक्त बनेगा। अगर वो ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो जो घर की आर्थिक स्थिति है, कमाने वाला है, वो आपकी तरफ ध्यान देगा कि कमाने में ध्यान देगा। उसकी वजह से पूरा परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी और खुद उसकी परिवार की प्रगति भी रुक जाएगी। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ कीजिए, तभी आपको परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। यही मैसेज देना चाहूंगी। बट मैम, आजकल तो वुमन इंडिपेंडेंट है, आर्थिक मदद वो खुद कर देती है, तो उस दौर में आप कैसे मैसेज पहुंचाओगे? तो आर्थिकली जो इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, वो सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती है। हाँ जी। वो अपने काम में इतनी इंडल्ज हो जाती हैं कि ये चीज भूल जाती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप 30 मिनट अपने आप को दीजिए, चाहे आप घरेलू हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, तभी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख पाएंगी। तो मैम, जैसे भी बात चली थी पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन की, तो इसको एक परिवार कैसे समझे? पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन जो होता है, जैसे डिलीवरी होके घर आ गई पेशेंट, उसके बाद में आप वो मतलब डिप्रेस वाली बातें करती है, डिप्रेशन वाली बातें करती है, रोती रहती है, मैं बच्चे को संभाल ही नहीं पाऊंगी, मैं तो बदसूरत लग रही हूँ, मेरा तो ये हो रहा है, मतलब बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रही है। तो आप समझ जाओ ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही है। ऐसे में आपको उसकी तकलीफ को सुनना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और लगे कि ज्यादा रेस्टलेस हो रही है तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। उसकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन का एक कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, क्योंकि हमारे परिवारों में क्या डिलीवरी होने के बाद में पानी पिलाना बंद कर देते हैं, कम से कम पानी। वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से वाटर इम्बैलेंस होगा और इसकी वजह से वो साइकोसिस में जा सकती है। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैम डॉक्टर होने के साथ साथ महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। तो मैम, आप महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपका सबसे पहला फोकस क्या है? मेरा सबसे पहला फोकस महिलाओं को लेकर के ही है कि स्वस्थ नारी सशक्त नारी होती है। हाँ। महिलाओं की कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि एनीमिया की समस्या है, कमजोरी की समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जटिल प्रेगनेंसी है, मानसिक तनाव है। इन सब के कारण कहीं ना कहीं उसकी क्षमता कम हो जाती है और वो कम सक्षम हो जाती है। और जब वो सक्षम ही नहीं होगी तो वो क्या तो सामाजिक योगदान दे पाएगी, क्या राजनीतिक योगदान दे पाएगी। तो सबसे पहले उसका स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि जागरूकता अभियान चलाए जाएं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, घर घर ढानी ढानी। ये जागरूकता अभियान के साथ साथ में, जैसे मैंने आपको बताए थे, ये 2 कैंसर जो सबसे ज्यादा इंडियन वुमेन में होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। एनीमिया उन्मूलन के लिए रोकथाम अभियान चलाए जाएं और साथ साथ में मानसिक जो उसको तनाव की तकलीफ होती है, वो लोग कहते हैं एडजस्ट कर लो इस चीज के लिए, तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो उस पर भी बात होनी चाहिए ताकि मेंटली भी वो हेल्दी रहे।
तो मैम आप ग्राउंड लेवल पर महिलाओं से जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो महिलाओं के साथ में होती है लेकिन वो नजरअंदाज होती चली जाती है? महिलाओं के अंदर बीमारी उनकी जटिल प्रॉब्लम नहीं है, चुप रहना और सहन करना उनकी जटिल प्रॉब्लम है। वो एनीमिया को, खून की कमी, कमजोरी, उसको तो सामान्य मानती है कि ये तो सब होता रहता है। पीरियड्स की जटिलताएं हैं, उनको वो झेल लेती है चुपचाप। मानसिक तनाव है, उसको एडजस्ट कर लेती है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये कहीं ना कहीं उसको आगे जाके नुकसान पहुंचाती है। किसी भी तकलीफ को आप दबा के रखते हो तो वो आगे जाके इतनी बड़ी हो जाती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उससे पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर होते हैं। फॉल स्मेलिंग, डिस्चार्ज होगा, कुछ भी होगा, ऐसी चीजों को तो वो दबा लेती हैं। तो आगे जाकर के आपको कैंसर बन के सामने आएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जागरूक होना स्वास्थ्य के प्रति बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप आज किसी चीज को नजरअंदाज कर दोगे तो वो इन फ्यूचर बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। आप एक महिला लीडर होने के नाते आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे महिला लीडर होने के नाते मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज जो है व्यक्तिगत नहीं, और ये भी एक सामाजिक जो संरचना है उसी की वजह से रहा, क्योंकि महिलाएं बहुत कम है संख्या में मंच के ऊपर, तो सबसे बड़ी तो असमानता यही हो गई। तो उसकी वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, महिलाओं को अपने आप को हर दम प्रूव करना पड़ता है कि मैं सक्षम हूं। पुरुषों को तो मान लिया जाता है ये तो सक्षम ही है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि महिलाओं को प्रतीक के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो छोटे वाले चुनाव हैं उनके अंदर प्रतीक के रूप में उनको आरक्षण दे रखा है, इसलिए लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जो नीति निर्णायक जो होते हैं वो उनके ग्राम घर के प्रधान जो होते हैं वही लोग करते हैं। तो मेरा जो राजनीति में आने का उद्देश्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना है, मेरा उद्देश्य है कि मैं नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण लेकर के आऊं। जब महिला अगर नीति निर्णायक होगी उस दिन वो 4 चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देगी: सुरक्षा को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और मानसिकता को। इन सब चीजों को जब प्राथमिकता मिलेगी और परिवार से और समाज की वो जो जटिलताएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, जमीनी समस्याएं, वो समझती है, तो वो नीति जब निर्माण होगा तो वो इन सब चीजों को लेकर के आएगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को मैं महिलाओं की आवाज को उस हाशिए से उठाकर नीति के केंद्र में लेके आऊं, ताकि ये देश आगे बढ़ सके। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को पॉलिटिकली अवेयर कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो मैम आप भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा प्रेसिडेंट है, तो बीजेपी की वुमेन्स को लेके क्या पॉलिसीज है? बिल्कुल, देखो, जैसे पारंपरिक पार्टियां पहले थी तो वो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी बनाती थी, वो भी सिर्फ कागजी। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं माना जाता है, उनको नीति निर्माण के अंदर योगदान, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। जमीनी तौर पे हम देखते हैं तो आज महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है, उसको जो लाभ दिया जा रहा है वो सीधा उनके बैंक खाते में आता है। बिल्कुल। आर्थिक रूप से उनको संबल बनाने के लिए मुद्रा योजना चला रखी है, स्टेप योजना चला रखी है। इसके साथ जो स्वयं सहायता समूह है उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है ताकि वो लोन ले सके। तो आज महिलाएं रोजगार मांग नहीं रही हैं, वो रोजगार देने वाली बन रही हैं। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान जैसी विस्तृत बड़ी योजना चलाई गई है, जिसमें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गरीब महिला भी अपना इलाज करा सकती है। उज्ज्वला योजना जैसी योजना है जिनके माध्यम से न केवल उनको धुएं से मुक्ति बल्कि उनको गरिमा दी गई है। ऐसी कई चीजें हैं। मैं तो ये मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सशक्तिकरण, लाभार्थी नहीं, सशक्त किया जा रहा है, उनके प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि उनको नीति निर्णायक बनाया जा रहा है। बचपन से लेके जब बच्ची पैदा होती है तब से उनके लिए सरकारी योजनाएं बननी शुरू होती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, फिर वो जब युवा अवस्था में आती है मुद्रा योजना और स्टेप योजना, फिर उसके बाद में जब वो गर्भावस्था में आती है तो उसके लिए मातृ वंदन योजना, माँ वाउचर योजना, फिर नॉर्मली वो जब प्रेग्नेंट नहीं होती दिखाने जाती है तो आयुष्मान योजना,
बड़े से बड़ा ऑपरेशन कराओ। फिर उसके बाद में जब बाकी और बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जब वो वृद्ध हो जाती है तो पेंशन योजना। तो बीजेपी के अंदर उसको, और सबसे लास्ट में जो अभी हुआ पिछले साल ही कि महिलाओं को संसद के अंदर बिल पारित किया है जिसके हिसाब से एमएलए और एमपीज के अंदर 33% कोटा महिलाओं को होगा। तो नीति निर्णायक के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। इस बात से मैं बीजेपी को सल्यूट करती हूँ। तो मैम, जैसे कि आपने अभी इतनी सारी योजनाएं बताई बीजेपी की, तो इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, तो महिला को कहीं ना कहीं डिपेंड ही रखा गया है? नहीं, डिपेंड नहीं रखा गया, मैंने यही बताया ना। ये उसको सशक्त करने के लिए किया गया है ताकि महिलाएं आगे आएं, आर्थिक रूप से परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहे। मैंने आपको बताया क्योंकि वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को संकोचवश बचा नहीं पाती हैं क्योंकि उसको आर्थिक रूप से दूसरे पे निर्भर है। वो जो निर्भर है उनको सशक्त किया जा रहा है, जो निर्भर नहीं है उनके लिए थोड़ी है ये योजनाएं। तो ये योजनाएं सिर्फ गरीब महिलाओं के लिए ताकि वो आगे आए। तो मैं अपने व्यूवर्स को आपकी एक और उपाधि बताने जा रहा हूँ। मैम डॉक्टर है और साथ ही साथ महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी है और साथ ही साथ वो एक नर्सिंग कॉलेज के संस्थापक भी हैं। मरुधर कॉलेज नाम से इनका कॉलेज है। इसकी स्थापना की थी, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब आपका विजन क्या था? मेरा विजन केवल एक डिग्री कॉलेज खोलना नहीं था कि नर्सिंग कॉलेज की मुझे डिग्री देनी है बच्चों को। मेरा मेन उद्देश्य था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी पीढ़ी में तैयार करूं, और इसके लिए मेरे बच्चों में मैं कुछ 3 पॉइंट्स जो ऐसे मैं बताऊंगी जिसके लिए मैं काम करती हूँ। सबसे पहले उनको प्रैक्टिकली मैं स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि प्रैक्टिकली सारा जो काम वो करते हैं वो पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। दूसरी चीज, उनको एक संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के साथ तैयार करती हूँ। उनको ये बताते हैं कि ये पेशेंट हमारे लिए एक पेशेंट नहीं है, ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उनका वंश है, उनके लिए बहुत महत्व रखता है। इस तरीके से वो अपनी सेवा दें। मानसिक रूप से बच्चों में अनुशासन डेवलप करते हैं। इन सब के साथ में ऐसे बच्चे तैयार करते हैं जो उसको नर्सिंग जो है उसको प्रोफेशन, एक पेशा न समझ के और समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी और सेवा के रूप में उसको देखें। मैं ये चाहती हूँ। तो मैम, आपके जो नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बाकी भी और सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, आपके स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स से अलग क्या बनाता है? यही 3 चीजें मेरे स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजेस से डिफरेंट बनाती हैं। हम केवल किताबी नॉलेज नहीं देते हैं, हम हॉस्पिटल्स में उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें, और पेशेंट्स के साथ में डिस्कशन, टीचर खड़ा हो जाता है, पेशेंट्स के साथ में केस डिस्कशन होता है सबका। और दूसरी चीज, उनको व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है। उनके साथ में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको नेतृत्व क्षमता और अनुशासन के साथ में आगे बढ़ना सिखाया जाता है। तो मतलब आपके कॉलेज में रट्टा कल्चर फॉलो नहीं करवाया जाता? बिल्कुल नहीं कराया जाता। खुद सीखो। बिल्कुल। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये था, आप डॉक्टर भी है, आप पॉलिटिकल लीडर भी है, तो इन दोनों की लाइफ को बैलेंस करते समय आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरा समय और एक प्राथमिकता, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। प्राथमिकता के अंदर जब मैं एक डॉक्टर होती हूँ तो मरीज का जीवन और उसका मेरे पे भरोसा, ये मेरे लिए प्राथमिकता होती है। और जब राजनीति में एक नेता के रूप में होती हूँ तो लोगों से मेरी अपेक्षाएं, उनकी समस्याएं, उनका समाधान मेरे लिए प्राथमिकता होती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन करके बाहर निकल के तुरंत मुझे कई बार संगठनात्मक बैठकों में भी जाना होता है। तो वहां मुझे मानसिक रूप से अपने आप को अनुशासित रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है भावनात्मक होता है। आपको पेशेंट के सामने, जब आप एक डॉक्टर होते हैं तो बहुत संवेदनशील रहना पड़ता है। राजनीति में आपको एकदम एक महिला होने के नाते दृढ़ रहना पड़ता है। लेकिन ये दोनों चीजें मेरे को एक दूसरे की पूरक लगती हैं। राजनीति मेरा शौक है और ये जो चिकित्सा है वो मेरा पेशा भी है, साथ में मेरा सेवा का भाव भी है। और जो राजनीति है वो मेरे को एक आधार देता है
जिस एक मतलब मीडिया जो देता है ना, मीडिएटर है वो मेरे लिए अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का। और चिकित्सा के माध्यम से मैं जमीनी हकीकत को, लोगों की समस्याओं को समझ सकती हूँ और वहां मैं समाधान कर सकती हूँ। तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। और जब मैंने सोच ही लिया कि मुझे सेवा करनी है, तो ये मेरे लिए बैलेंस करने की चीज नहीं है, ये मेरे लिए प्रतिबद्धता हो गई है कि मुझे ये सब करना है। तो मैम, आप एज ए डॉक्टर हो, फिर आपको ये पॉलिटिक्स में जाना आपका शौक बना, या आपने कहीं कुछ किसी के साथ गलत होते हुए देखा तो आपने सोचा कि शायद आप पावर में आके उस चीज का भला कर सको? बिल्कुल, मेरा यही था कि मैंने कहा ना, ये मेरा एक शौक था। हाँ। और सेवा करना मेरा अंदर से मतलब भावना है एक। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ डॉक्टर बन के तो इतने से लोगों का कर सकती हूँ, और भी बहुत सारी समस्याएं मैं जो डॉक्टर रह के नहीं कर सकती। और अगर मैं राजनीतिक लाइफ में आऊं तो मैं बहुत बड़े लेवल पे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैम, एक उदाहरण के लिए मैं आपको परसों की घटना बताती हूँ। रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 लड़के बिल्कुल सड़क पे ऐसे गिरे हुए थे, स्कूटी से। बाईपास पे ही हुआ था अपने कुचामन के। तो मैं गाड़ी से उधर से आ रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को बड़ी मुश्किल से गाड़ी रुका। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई जरूरत नहीं। फिर निकल के आए। मैंने कहा ये पल्सलेस हो रहा है, तो उसके पैर ऊपर करके थोड़ा बीपी वगैरह मैंने कहा ऐसे कैसे, उसको गाड़ी में ले लो ऊपर करे। दूसरे के यहाँ पे इंजरी थी, तो वो थोड़ा गैस्पिंग में था, उसको भी बड़ी ऐसे करके और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके जब हमने देखा तो वहां पे ट्रॉमा सेंटर है। लेकिन मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ एक डॉक्टर होने के नाते कि वहां की व्यवस्था जो ऐसी थी कि भगवान भरोसे है, किसी का बच्चा जा रहा है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई सुविधा नहीं कि आप कुछ कर सको। मुझे पता है कि ट्रॉमा सेंटर में क्या होना चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई सक्शन मशीन नहीं थी, कोई ऑक्सीजन की पाइपलाइन वहां नहीं थी। जबकि ट्रॉमा सेंटर बनाया जाता है तो वहां पे इनबिल्ट होनी चाहिए ये दोनों चीजें। तो आईवी लाइन लेने के लिए भागना पड़ रहा है, जबकि इमरजेंसी ट्रॉली रेडी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत एक इमोशनल लेटर पीएमओ को लिखने वाली हूँ, अपने एमएलए साहब को लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आज हमारे हाईवे पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, तो ये वास्तव में मेरे को एक ऐसे लगता है कि एज ए डॉक्टर मेरे को पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर राजनीति में मुझे एक लीडर बनने का मिलता है तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर ट्रॉमा सेंटर को तो कम से कम ऐसा दुरुस्त करूंगी कि अपन एक्सीडेंट के जो केस बचने लायक हो वो बचे ही बचे। वो बच्चा बच सकता था, लेकिन उनमें से एक बच्चा चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैम, जैसे अभी केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, और विधानसभा में भी बीजेपी सरकार। तो आपने जो ये हॉस्पिटल की हालत देखी, उसमें चेंजेस के लिए आपने क्या क्या प्रकरण सोचे हैं और क्या क्या प्रकरण किए हैं? मैंने आपको बोला ना, मैं एक भावनात्मक लेटर लिखूंगी कि वो पीएमओ साहब और यहाँ के जो माननीय हमारे मंत्री महोदय हैं विजय सिंह जी, वो पर्सनली उस चीज को देखें और उसको दुरुस्त करें। तो यहाँ तो आपने आवाज उठा दी, बाकी जगह जहाँ पे हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है वहां के लिए? ये तो विडंबना है। हर जगह कम से कम ट्रॉमा सेंटर, जहां हाईवेज अच्छे बने हुए हैं ना, उस जगह ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए। और दूसरी चीज, हाईवे अथॉरिटी को भी मैं लेटर लिखूंगी कि जो अतिक्रमण हो रहा है बोर्ड्स की वजह से, उसी की वजह से ये एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। बाकी हाईवे पे इतनी जगह है कि आराम से ओवरटेक किया जा सकता है, लेकिन ये बीच बीच में लोगों ने अपने साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, उसकी वजह से, उस अतिक्रमण की वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। और किसी माँ का एक बेटा, जवान बेटा जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उस बूढ़े माँ बाप के, ये थोड़े समय पहले ये दुख मैंने झेला है, मेरे भाई साहब चले गए थे, तो ये दुख मैं देख नहीं सकती। तो मैम, अपन अभी बात कर रहे थे जैसे कि हॉस्पिटल की सुविधाओं पर, तो पटना के एक टीचर हैं, खान सर नाम से वो चर्चित हैं काफी। उन्होंने भी कुछ समय पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफी सस्ती दरों पर इलाज किया जाता है, जैसे 5 रुपए में एक्सरे, 50 रुपए में ओपीडी। तो वो भी वही सुविधा अपने कम पैसों में दे रहे हैं, और सेम सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों लाखों का बिल बनता है। बिल्कुल। देखिए, वो बहुत फेमस टीचर हैं। हाँ जी। और वो शायद इससे आपकी फेसबुक, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाते हैं, इंस्टा वगैरह से। तो वो एक चैरिटी के तौर पे वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। और जब चैरिटी करता आदमी तो वो प्रॉफिट को नहीं देखता है, वो डॉक्टर्स की सैलरी निकालेगा, जो खर्चा मशीनों का होगा वो निकालेगा, और हॉस्पिटल के बनाने का वो खर्चा निकालेगा। लेकिन एक डॉक्टर जब बनता है और वो हॉस्पिटल खोलता है, तो वो हॉस्पिटल का
और उसका निर्माण का कार्य, उसके प्लॉट का, वो कम से कम 30-35 स्टाफ रखता है, उसकी सैलरी, तो वो सब निकालनी पड़ेगी उसको। तो वो उसका प्रोफेशन है और वो उसकी चैरिटी है। आप इन दोनों को कंपेयर मत कीजिए। एक डॉक्टर अच्छा कमाने लग जाता है, वो भी चैरिटी करता है, उस टाइम में चैरिटी के टाइम वो भी हर चीज सस्ती करता है, लेकिन वो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन को वो लगभग सब, जैसे अपने कुचामन की जो रेट होगी वो लगभग डॉक्टरों में सेम ही होगी प्राइवेट के अंदर। जयपुर में जो रेट है, हाँ, वहां का खर्चा बहुत ज्यादा है, और शहर महंगा है इसलिए होगा खर्चा, ऑब्वियसली स्टाफ की तनख्वाह भी यहाँ से ज्यादा होगी क्योंकि वहाँ महंगा शहर है। तो ये चीज प्रोफेशन और चैरिटी, इसमें दोनों में डिफरेंस है। मेडिसिन का जहां तक है, मेडिसिन का कंट्रोल डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर नहीं करते हैं। मेडिसिन की जो पीछे एमआरपी लिखी होती है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, अलग अलग कंपनियों का रख लो आप, कुछ कैप्सूल 5 रुपए में भी आते हैं, कुछ 2 में भी आ जाते हैं, और कुछ 15-15 रुपए एमआरपी होती है एक कैप्सूल की। सॉल्ट सबका सेम है, सबका सॉल्ट सेम है, कंपनी डिफरेंट है। तो इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, डॉक्टर का कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्टर कहीं भी इसके अंदर, मैं जहां तक मानती हूं कि वो दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का रेगुलेशन कमजोर है, और इन कंपनियों के ऊपर, जो मेडिसिन की कंपनी है उनके ऊपर। बाकी डॉक्टर अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करता है कि वो सस्ते से सस्ता इलाज पेशेंट को उपलब्ध कराए, ताकि उसकी संख्या बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी उस एरिया के अंदर। जैसे मैम अपन हॉस्पिटल की फैकल्टीज की बात कर रहे थे, तो हमारे हिंदुस्तान की जो हॉस्पिटल फैकल्टीज है, उससे अगर हम कंपेयर करें जो विकसित देश है जैसे चाइना है, जापान है, तो हमारे में क्या कमी रह रही है या हम वो क्या नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर पा रहे हैं? यहाँ के डॉक्टर्स और वहां के डॉक्टर्स आप कंपेयर करोगे ना, तो वो 5% है और यहाँ 100% है, इतना डिफरेंस है। आप उनकी कॉन्फ्रेंसेस में जाके देखना, एक ऑपरेशन करते वक्त इतने कंफ्यूज्ड, एक्सप्लेन ही नहीं करने आता। और यहाँ के लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, काफी बेंगलोर के बहुत फेमस लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनकी आप सर्जरी देख लोगे तो मतलब आप सोचो क्या वाओ, ये निकलेगा आपके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया के सर्जन दी बेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अमेरिका में रहने वाले लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता इलाज है, परफेक्ट इलाज है, इसलिए आते हैं। तो इसलिए आप कभी भी विदेशी डॉक्टरों से अपने डॉक्टरों को कंपेयर मत करो। विदेशी डॉक्टर 5%, अपन 100% है। अपन सबसे बेस्ट बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट इस सेक्टर में तो सबसे बेस्ट है। वहां का डॉक्टर 5 पेशेंट नहीं देख सकता, यहाँ का डॉक्टर 100 पेशेंट देख लेता है। तो अब आप भी ऑपरेशन की बात कर रहे थे मैम, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जहां जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में हो और आपकी प्रायोरिटी क्या रही हो? ऐसी सिचुएशन नहीं आती, पहले हमेशा माँ को ही बचाया जाता है। अच्छा। और माँ ही नहीं बच पाए तो बच्चे का क्या करना है? ऐसा वैसा होता नहीं है कभी भी कि बच्चे को बचाने के लिए अपन कुछ कर रही हो, पिक्चरों में होता है। अच्छा। माँ को ही बचाया जाता है हमेशा। जी जान लगा देते हैं, फिर भी कई बार नहीं बच पाती तो क्या करें, ऐसा वंस ए वाइल होता है। कभी कभी होता है, बहुत वंस ए वाइल। मतलब मैंने कितने साल हो गए मेरे को, 22 साल हो गए। 22 साल में ऐसे 1 2 3 बस इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं। हाँ, मतलब जिसमें आपने बहुत कोशिश करी, इतना प्रयास किया और जी जान लगा दी, लेकिन नहीं बची। तो मैम एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होती है सी सेक्शन डिलीवरी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों की रिकवरी अलग अलग होती है, उनका दोनों का डिफरेंस क्या होगा? देखो, नॉर्मल तो नॉर्मल ही होती है, इसीलिए उसको नॉर्मल कहते हैं। सी सेक्शन एक मजबूरी होती है कि आप नॉर्मल की तरफ नहीं जा पा रहे हो, वहां से रास्ते ब्लॉक हो गए आपके, तो बच्चे और जच्चे को तो स्वस्थ रखना है, तो आपको सी सेक्शन करना पड़ता है। रिकवरी नॉर्मल में फास्ट होती है, सी सेक्शन में 1.5-2 महीने लगते हैं। लेकिन आजकल इतनी बढ़िया मेडिसिन, इतने बढ़िया थ्रेड्स, ये सब आ गए हैं कि 7 से 10 दिन डॉक्टर्स 7 से 10 दिन में अपना हॉस्पिटल वापस पेशेंट देखने लग जाते हैं। तो मैम डिलीवरी वगैरह की बात चल रही, तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, 5 से 7 महीनों की वो प्रेगनेंसी से गुजर चुकी है। अब अगर जो अंदर बच्चा है पेट में, वो अगर किसी परेशानी की वजह से अगर अंदर ही उसकी डेथ हो जाए, तो वो क्या रीजंस होते हैं कि वो डेथ हो जाए उसकी, और कैसे उस डेथ को अपन बचा सकते हैं कि इन फ्यूचर जो अब देखेंगे, क्योंकि ये जो केस है वो मेरे भाई के साथ में हुआ था, तो अब जो लोग देख रहे हैं उनको क्या क्या टेस्ट पहले करवा लेने चाहिए ताकि इन फ्यूचर ये दिक्कत ना आए, क्योंकि मैडम आपको भी पता है
7 महीने अगर वो प्रेग्नेंट रही है तो उसने कितने दुख तक चले। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके देखो कारण काफ़ी होते हैं, एक ही कारण नहीं होता। मतलब कई बार पेशेंट का बीपी ज़्यादा, सबसे कॉमन कारण जो होता है ना बीपी होता है, जिसमें पेशेंट को थोड़ा पैरों में सूजन और ऐसा दिखने लग जाता है कि इसका बीपी बढ़ रहा है। एनीमिया भी इसका कारण हो सकता है। कई बार बच्चा घूमते-घूमते गर्दन के चारों तरफ आंवल का आटा खा लेता है, उसकी वजह से भी चला जाता है। कई बार आंवल जो होती है बहुत छोटी रहती है, तो वो बच्चे को पूरा प्रॉपर पोषण नहीं दे पाती। इसकी वजह से बच्चा धीरे-धीरे 6 मंथ में देखेंगे तो वो 6 मंथ की साइज का लग रहा है। 15 दिन बाद देखेंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है। और कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सडन आईयूडी होता है, और कई ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो इनको रोकने के लिए यही है कि पहले से उस टाइम ही आपको टेस्ट करा ले। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका आप इलाज करा सकते हो, वो पहले कर देने चाहिए। जैसे एक केस होता है वीडीआरएल, है ना, सिफिलिस, तो उसमें वीडीआरएल टेस्ट करवाते हैं। तो मेरे एक पेशेंट थी, उसको 6 इसी तरीके से बच्चे गए, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 5। तो वीडीआरएल में बहुत सिंपल इलाज है, 21-21 दिन से 3 बार पेनिसिलिन लगाना है, उसके बाद में उसकी प्रेगनेंसी सेव हो जाएगी। तो ऐसे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जब वो कारण ढूंढ लोगे उसका पहले इलाज करा दो, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी करो, कुछ नहीं होगा। आप पहले से ही प्रिपेयर करके चलो ताकि इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। बिल्कुल। तो जैसे कि प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की बात चल रही है मैम, तो आपको पता होगा इंडिया में जेंडर रिवील एक इलीगल एक्ट है, वो क्यों है और जब से ये इलीगल हुआ इसका क्या फर्क पड़ा? ये इलीगल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जेंडर इनइक्वलिटी हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या का प्रोत्साहन मिल रहा है। 1980-90 के बीच में सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी। उस टाइम जैसे ही आई तो ऐसा कोई पीसीपीएनडीटी एक्ट तो था नहीं, तो लोगों ने जेंडर चेक कराए, कन्याओं की भ्रूण हत्या शुरू हो गई। पेट में ही बच्चा चेक हुआ जेंडर और बच्चे को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे करके उस समय इतनी जेंडर इनइक्वलिटी हो गई। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 918,000 पे 918 बेटियां पैदा हो रही थी। आज इस पीसीपीएनडीटी एक्ट की वजह से 2024-25 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अभी 1000 लड़कों के ऊपर 900 जो 18 थी वो 930 हो गई है। तो जरूर इम्प्रूवमेंट हुआ है पीसीपीएनडीटी एक्ट की वजह से। और कुछ समाज में जो पहले ये भावना होती थी कि लड़का तो अपना वंश बढ़ाएगा और लड़की आर्थिक बोझ है, वो चीज से भी काफी हद तक लोगों की मेंटलिटी में सुधार आया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया ना, उसका बहुत इम्पैक्ट हमारे समाज पे हुआ है। बेटियां उच्च शिक्षा की तरफ भी बढ़ रही हैं। इसकी वजह से देखते हैं अपन, लड़कियों का एनरोलमेंट अच्छा हो गया है स्कूल में। पहले हमारे समय में उच्च शिक्षा में भी अच्छा हो गया है। हमारे समय में जब मैं डॉक्टर बन रही थी तो मैं बीकानेर एमबीबीएस किया था, उस टाइम हम 22 लड़कियां थी और 100 लड़के थे, तो कितना कम था। अभी मेरी बेटी ने डीवाई पाटिल से किया, उसकी क्लास में 62 लड़कियां थी और बाकी 100 में से बाकी लड़के थे। तो मतलब ये देख लीजिए कि अब कितना लड़कियों को प्रोत्साहित शिक्षा, मतलब उस शिक्षा में और पूरी प्राथमिक शिक्षा में दोनों में अच्छा एनरोलमेंट बच्चियों का हो रहा है। लेकिन अभी भी इतना जितना होना चाहिए ना, वो अभी भी नहीं है। और इसका मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि जो लिंगानुपात है वो बराबर रहना चाहिए, और जो ये जेंडर रेशियो है वो इक्वल रहना चाहिए। बच्ची को भी जन्म लेने का अधिकार है, उसको सुरक्षित करना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, यही पर्पस था इस एक्ट का। तो मैम अगर कोई फैमिली आप तो हॉस्पिटल में हो, आप खुद डॉक्टर हो, कभी ऐसा हुआ कोई फैमिली आपको फोर्स कर रही हो कि उनको जेंडर पता करना है, तो आपका उनके लिए लीगल और एथिकल आंसर क्या था? बिल्कुल, काफी लोग होते हैं जो जेंडर के लिए मजबूर करते हैं। तो पहले तो मैं उनको समझाती हूँ कि देखो मैं भी बेटी हूँ, मैं डॉक्टर बनी ना, और क्या पता आपकी बेटी कभी जो बनी कितने ऊंचे ओहदे तक जाएगी, इस जिले की क्या पता कलेक्टर बनेगी। तो ऐसा सोचो मत आप, जो भगवान ने देना है उसको होने दो। और मेरा काम देखो ये नहीं है, मेरा काम है कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। ऐसा करके कह करके मैं उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि कई लोग जगह छोड़ते ही नहीं है। और मुझे 10-20 मिनट का गैप देना पड़ता है फिर ओपीडी के अंदर। ये एक ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आप नाराज तो कर नहीं सकते, किसी को कटु वचन बोल नहीं सकते डॉक्टर होने के नाते। तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि जैसे दिन प्रतिदिन नॉर्मल डिलीवरीज की जगह सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ती जा रही है, तो
आज की जो लड़कियां हैं, आज जो माँ बनने जा रही हैं, उनमें क्या कमी रह रही है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो सक्षम ही नहीं है? इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे पालन पोषण में थोड़ा पहले से डिफरेंस आ गया है। पहले पेरेंट्स मतलब 3-4 बच्चे होते थे, हाँ। कहीं खेलो कूदो, खूब खेलने कूदते थे। आजकल के बच्चे 1-2 हो गए जो बिल्कुल उनको ऐसा डेलिकेसी के साथ पाला जा रहा है, तो वो मजबूत ही नहीं है। पहले तो खाने पीने में इतने कमजोर है ना, उनको भूख लगती है, इतना खेलते कूदते नहीं, तो वो भी नहीं है। दूसरी चीज, उनसे हार्डवर्क कराया ही नहीं जाता, तो वो उनके प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद भी हार्डवर्क नहीं करेंगी। पहले वाली लेडीज जो थी, मतलब मैं अपने मम्मियों के जमाने की बात करती हूँ, मेरे नहीं, क्योंकि मेरे टाइम से तो सी सेक्शन शुरू हो गए थे। तो मेरी मम्मी वाले टाइम में किसी का सी सेक्शन नहीं होता था। मतलब गांव के अंदर कितने 2000 के आसपास लोग होते होंगे, किसी के भी घर में कोई सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती थी। हाँ, मैटरनल मोर्टिलिटी जरूर ज्यादा होती थी उस टाइम में, क्योंकि नहीं होती थी तो वो कैसे न कैसे खत्म भी हो जाती। लेकिन क्योंकि वो महिलाएं सुबह उठते ही चक्की चलाती थी, कुएं पे पानी खींचती थी, छाछ बिलोती थी। हाँ, और छाछ बिलोती थी। ये 3 एक्सरसाइज मैं अपनी पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि आप पुरानी चक्की लाके उसको घुमाओ, ठीक है, आप ऐसे एक्सरसाइज करो, रोप खींचने वाली एक्सरसाइज करो पूरी बॉडी को हिलाते हुए, और आप बिलोने वाली एक्सरसाइज करो। ये 3 एक्सरसाइज से अगर बच्चा मतलब उसके वेट के अकॉर्डिंग है तो वो हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी। तो ये 3 एक्सरसाइजेस मेरे को लगता है कि 9th मंथ स्टार्ट होते ही हर बच्ची को करनी चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब वो हो गए कि बस कैसे भी हो, मेरे तो जल्दी हो जाना चाहिए, मेरी बच्ची ज्यादा दुख नहीं पानी चाहिए, तो वो खुद आपको चांस ही नहीं लेने देते। क्योंकि अगर डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल कराऊंगा, बाई चांस बच्चे को कुछ हो गया तो वो तो गया। तो इस डर के मारे भी सिजेरियन रेट बढ़ रही है। आप एक ऐसा मैसेज जो हर महिला तक पहुंचाना चाहो, हर घर तक पहुंचाना चाहो, वो क्या मैसेज होगा? चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे एजुकेशन को रिगार्डिंग हो। मैं हर बेटी के लिए, हर महिला के लिए यही बोलूंगी कि सबसे जरूरी आपका स्वास्थ्य है। आप अगर स्वस्थ होंगी तो स्वस्थ परिवार होगा और स्वस्थ समाज होगा, और आप आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी। और परिवार से ये कहूंगी कि अपनी बच्चियों को और जो आने वाली बहुएं हैं उनको अपनी बेटियां समझ के रखें, और उनका सपोर्ट बने, उनका सहारा बने, उनको स्ट्रांग भी बनाएं लेकिन उनका सपोर्ट भी बने, ताकि जो समाज में गलत घटनाएं घटित होती हैं वैसी नहीं हो। तो अभी हमारी बात चल रही थी कि भाई समाज में जो गलत घटनाएं घटित होती है उनमें कभी कभार वंस ए वाइल लड़कियों की जो है उनकी भूमिकाएं रहती है, बट आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है मैडम, 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया है, 70 साल की बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा गया है। अभी कुछ समय पहले ही एक 70 साल की बूढ़ी माँ थी, उनके साथ में ऐसी घटना घटित हो गई थी। बिल्कुल ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसीलिए तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि समाज में एक असुरक्षा का माहौल रहता है, तो कहीं ना कहीं उनको उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, और तब वो आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं हो पाती, बेटियां आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं। ये कारण भी एक है, और इसका कहीं ना कहीं दायित्व हम महिलाओं को ही निभाना है कि अपनी, जैसे आप बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं, ठीक वैसे ही बेटों का भी पालन पोषण करें। बेटियों को तो माएं टोकती है, कहाँ गई थी, कब आएगी, जब घर से बाहर जाती है तो उससे हर चीज पूछती है। बेटे को पूरी आजादी है, कहीं भी घूमे तो वो अपने दोस्तों के साथ होके बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माओं को ही ये दायित्व निभाना पड़ेगा। अगर वो बेटी के जैसा पालन करती, बेटे का भी उसी तरीके का पालन करेगी, तो समाज में ऐसे बेटे ही नहीं होंगे जो ऐसा घटनाएं को करेंगे, तो अपने आप समाज सुधरेगा। मानसिकता सुधारनी जरूरी। तो इसके अंदर भी महिलाओं का ही दायित्व बनता है, और महिलाएं ही एक दिन ये रोल अदा करेंगी। तो जैसे कि मैम आज आपने कैलेंडर तो देखा ही होगा, आज 14 फेब है, पुलवामा का हादसा भी आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट में वापस क्वेश्चन करूंगा मैं। तो मैम आप, जैसे कि आपको पता है आज 14 फेब है, आज कुछ लोग हैं जो वैलेंटाइन डे भी बनाते हैं और कुछ लोग इस दिन को ब्लैक डे भी बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन पुलवामा का हादसा हुआ था। तो आज जो वैलेंटाइन डे है, सबसे ज्यादा जो ऐसी घटनाएं घटित होती है, जो आजकल के बच्चे रिलेशनशिप वगैरह रखते हैं, तो आज का दिन उनके लिए सब, जैसे कि ईद मान लो, दिवाली मान लो, उनके लिए आज ये, तो दोनों की भूमिकाएं बराबर रहती है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की भूमिका रहती है। बिल्कुल, दोनों, ये समाज में गलत ही चल रहा है। ये जो आधुनिकता आई है, बिना सोच समझ की जो आधुनिकता आई है, वो कहीं ना कहीं हमारी युवा शक्ति को कमजोर कर रही है। आप परमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनिए, उसमें वो ये कहते हैं कि 25 साल तक
आपका विवाह नहीं होता जब तक आप अपने आप को ब्रह्मचर्य में रखिए, ताकि एक युवा शक्ति की जो ऊर्जा होती है ना, वो बढ़ती है उससे। और आप अगर उसको वेस्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। और युवा शक्ति आज हमारा संबल है इंडिया का, अगर वो कमजोर हो जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो युवा शक्ति को सोच एक समझ देने की जरूरत है। मुझे लगता है प्रेमानंद जी महाराज जैसे प्रवचन अगर सुनेंगे तो आज हमारी युवा शक्ति को काफी सोच समझने का क्षमता मिलेगी। मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, उनके जो भी जितने भी उनके बयान रहते हैं, उनके भाषण रहते हैं, उनमें सब में यूथ के लिए सबसे अच्छा उनके लिए मैसेज रहता है। बिल्कुल।